तो बेटा सब्सिडरी बुक्स पढ़ना आज हमने, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, पहले होता है प्राइमरी बुक्स, फिर होता है सब्सिडरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स को हम प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। ग्रेट। ठीक है, तो अगर बात करें हम प्रिंसिपल बुक्स की, तो उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, लेजर और कैश बुक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या करती हैं, प्राइमरी बुक्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि जब एंट्रीज पास की जाती है तो क्लासिफिकेशन के लिए लेजर और कैश बुक ही होता है सबसे बड़ा सहारा, जो हमें टीबी बनाने में हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा भी है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। और आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे क्वेश्चन, वेरी नाइस, शाबाश। सब्सिडरी बुक्स होता है उसके नीचे, है ना। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या बनता है हमारा, परचेज बनता है, सेल बुक्स बनता है, परचेज एंड सेल्स रिटर्न भी बनता है ना। क्या होता है ये परचेज बुक, सेल बुक, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो बेटा, बिजनेस एक बहुत बड़ा है, ठीक है। चाहे मतलब छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, अकाउंटिंग बोलती है कि उसको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब परचेज बुक बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं पहले फायदा गिना देता हूं आपको, कि आपको जितना भी आप क्रेडिट पे सामान खरीदोगे, जितना भी आप क्रेडिट पे सामान खरीदोगे, लेजर तो बनेंगे ही, लेकिन हमने सामान कितना क्रेडिट पे खरीदा है उसकी सिर्फ ट्रांसैक्शंस को पता करना है, तो हमें परचेज बुक से पता चल जाएगा। सामान हम दो तरीके से खरीदते हैं, कैश पे खरीदते हैं और क्रेडिट पे खरीदते हैं। कैश पे खरीदेंगे तो कैश बुक में दिखेगा, है ना, और लेजर भी बन जाएंगे अलग अलग। बट परचेज बुक बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें पता चलेगा कि टोटल परचेज हमने कितनी की है क्रेडिट बेसिस पे, ताकि जब हम उनको पैसा दें तो हमें क्लियर हो कि कितनी पेमेंट उनकी ड्यू बनती है देने के लिए। वैसा ही सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट है कि कितनी सेल्स हमने क्रेडिट पे करी है, क्लियर। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, कितना सामान हमने खरीदा था जो वापस करा, क्योंकि उसका भी डेबिट नोट बनेगा, क्रेडिट नोट बनेगा। तो सेल्स रिटर्न बुक का भी हम यही करते हैं, जो सामान हमें कस्टमर ने वापस करा। इसमें आप कस्टमर को एंड यूजर मत समझना, मैं वही बात बता दूं, होलसेलर और रिटेलर की बात हो रही है, फैक्ट्री होलसेलर और रिटेलर की बात हो रही है, कंज्यूमर की बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल भी बनता है, जिनसे पैसा लेना है और जिनको देना है, क्लियर। और जर्नल प्रॉपर, जिसको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम बोलते हैं, वो भी की जाती है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। अब देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं मैं बताऊंगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। कैश बुक जो होती है वो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। कौन कौन सी, इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट आउट ऑफ द बैंक, दोनों ही। जो पैसा कैश में आ रहा है वो भी रिकॉर्ड करती है, जो बैंक के थ्रू आ रहा है जा रहा है वो भी रिकॉर्ड करती है ना। क्योंकि बैंक भी हमारा क्या है, कैश का ही काम करता है, लिक्विड कैश का ही काम करता है ना। उसके बाद परचेज बुक, ये क्या करती है, रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, डील इन और ऑफ द मटेरियल स्टोर्स रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री। समझ आ गई कि जो हम सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाते हैं हम, परचेज बुक बनाते हैं। समझ आ गई बात। उसके बाद परचेज रिटर्न, जो सामान हमने क्रेडिट पे खरीदा है अगर उसमें कोई खराब निकल जाए तो वापस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक अलग से बुक बनानी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। आई बात समझ। बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, इंडियन अकाउंटिंग थोड़ी वास्ट है क्योंकि काम ज्यादा है। फॉरेन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, फॉरेन अकाउंटिंग में ये नहीं बनाए जाते। अल्टीमेटली वहां पे क्या होता है, सिर्फ दो ही चीजें होती है, इनवॉइसेस और बिल्स। इनवॉइसेस को बोलते हैं सेल और बिल्स को बोलते हैं परचेज, जो हम सामान पे करना होता है पैसा, ठीक है। तो फॉरेन अकाउंटिंग थोड़ी सी क्या है, शॉर्ट है, इजी है थोड़ी, एज कंपेयर टू इंडियन अकाउंटिंग। इंडियन अकाउंटिंग मुश्किल दोनों ही नहीं है, बस ये थोड़ी वास्ट है, डीप है। इसमें आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें कुछ रिजल्ट्स आपके ना इनकम्प्लीट रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, क्योंकि वो छोटे बिजनेस के लिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग होती है छोटे बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ बड़े बिजनेस भी हैं फॉरेन में जिनमें ये परचेज बुक सेल बुक बनती है। जैसे अमेरिका में सीसीएच यूज होता है, क्विक बुक यूज होता है ना, तो वहां पे काम भी मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री होंगी वो बड़े सॉफ्टवेयर यूज करेंगी, ठीक है। सेल्स बुक क्या करेगा, वैसे ही सेल्स ऑफ द गुड्स
जो डील कर रहे हैं फर्म वो देखेगा, रिटर्न्स जो हमें कस्टमर ने वापस किया है। रिसीवेबल क्या होता है? प्रोमिसरी नोट, जो चेक्स आपके पास पड़े हुए हैं, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स फ्रॉम द वेरियस पार्टीज, तो आपने चेक जो लगाने हैं बैंकों में उसका हिसाब किताब रखना, ठीक है। बिल्स पेबल बुक क्या होता है? प्रोमिसरी नोट जो हमने पे करने हैं दूसरी पार्टीज को। जर्नल प्रॉपर को क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर वो हो गया जो हमने ऊपर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी एंट्रीज, वो हम यहां करेंगे। जर्नल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 7 बुक्स मेंशन्ड अबव। जो एंट्रीज इनमें नहीं आएंगी साथ में, वो कहां आएंगी फिर? बाकी वाली जर्नल प्रॉपर में आएंगी। आई बात समझ? क्या फायदा है इसका? एडवांटेज क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, और ये तो मैनेजमेंट का रूल है, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, क्वालिटी वर्क, है ना। रितेश जी क्या हो गया? लगता तूने पहले अटेम्प्ट में दिया है, मतलब खोला ही नहीं था शायद। खोला था? खोला ना, लेट खोला। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, वही डिवीजन ऑफ वर्क अगर होगा तो काम स्पेशलाइज दिखेगा, एफिशिएंट दिखेगा, है ना, अच्छा दिखेगा। सेविंग ऑफ टाइम, टाइम भी बचता है। अगर आप कल को कोई चीज ढूंढने जाओगे कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई खुराना नाम का बंदा था, उससे हमने इतना सामान खरीदा था, तो आप कहाँ ढूंढोगे? लेजर अकाउंट ढूंढोगे? कैश बुक ढूंढोगे? नहीं पता चलेगा। तो अगर परचेज बुक सेपरेटली बनाई होगी, अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन ली होगी, तो आपको हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। आपने फटाफट परचेज बुक खोली, देखा खुराना का सीरियल नंबर ये अच्छा इतने का सामान, क्लियर हो गया, तो ये इजी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप ये बुक्स मेंटेन करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बड़ी जल्दी रहेगी। आई बात समझ? हाँ जी, मालिक ने बोला हाँ जी इसका खुराना का अकाउंट सेटल करो, कितना पैसा देना है इसका, तो ऐसे तो लेजर खोलते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे लेजर में कितना खाता बनता है कितना नहीं। अगर परचेज बुक बनी होगी तो डायरेक्टली हम खोल के देख लेंगे, है ना। फैसिलिटी इन चेकिंग, भाई अगर ट्रायल बैलेंस में अगर कोई गलती दिख रही है, तो लेजर में अगर नहीं पता चल रहा है कि गलती कहाँ हुई है जर्नल में, तो हम इनकी बुक से भी क्या कर सकते हैं? एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये इनमें अलग अलग एंट्रीज क्या की होंगी, हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की होंगी, तो अल्टीमेटली इससे हम अपने एरर्स को भी चेक कर सकते हैं और एरर एंड फ्रॉड्स को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ लास्ट में। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन बताना इन्होंने पूछा था कि बताओ क्या होती है प्रिंसिपल बुक्स और उसमें, ठीक है। तो द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड टू एनेबल फर्दर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। क्या लिखा है? द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन वर फर्स्ट रिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड, जैसे आप एंट्री जर्नल एंट्रीज लिखते हो जब आप, तो उसको पोस्ट करते हो ना सबसे पहले आप, उसी को बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि इसी के बाद क्या होगा? प्रोसेस होगी सारी चीजें। द लेजर एंड कैश बुक आर द प्रिंसिपल बुक्स सिंस दे फर्निश इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बुक कीपिंग का ही पार्ट है। ये जो आप परचेज बुक सेल बुक बना रहे हो, किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का। द फॉलोइंग चार्ट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, ठीक है। देखो जरा क्या है, जो प्रिंसिपल बुक्स हैं वो क्या है आपके सामने, उसमें लेजर भी डाला है इन्होंने, ठीक है। और प्रिंसिपल बुक्स में आपकी कैश बुक्स बताई है, और कैश बुक में कौन कौन सी बताई है? सिंपल कैश बुक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक एंड बैंक डिस्काउंट कॉलम, पैटी कैश बुक बनाई होगी कभी अपने जमाने में, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स देखो कहाँ आ रहा है, कैश बुक से और प्रिंसिपल बुक से ही ड्राइव होते हुए कहाँ आ रहा है? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आ रहा है। और किसके लिए बनाई जाती है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न, फॉर बिल्स रिसीव्ड, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, फॉर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड एल्सवेयर, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट आपके सामने, इससे पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। और प्रिंसिपल बुक से ही क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? तो परचेज बुक की बात करें तो ये फॉर्मेट आपके सामने, डेट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट, क्लियर है। तो जैसे आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है इन्होंने, आज ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका सारा कंप्लीट, ठीक है, आज खत्म कर देंगे इसको। द रफ बुक ऑफ मैसर नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। अच्छा मैं अब आपको रूल समझा देता हूं थोड़े से, वो देखो जरा क्या है।
तो रूल्स क्या है इसके वो देखते हैं जरा। अगर आप परचेज बुक बना रहे हो तो रूल नंबर 1 इसमें रहेगा, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहला रूल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड करेंगे। रूल नंबर 2, अगर जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमारा बिजनेस किसका है, फर्नीचर का, तो फर्नीचर की क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम। अगर उसमें कंप्यूटर आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रेलिवेंस गुड्स सर्विसेज आर रिकॉर्डेड फॉर फर्दर सेल। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, लाइक परचेज गुड्स। तो इसमें आपका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का अगर है, ठीक है, तो अगर कंप्यूटर अगर आ गया इसमें, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल बुक। ठीक है, ये आ गया। रूल नंबर 3, पहली क्या लिखी मैंने, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बेटा क्वेश्चन आया था इस बार इसका पेपर में, ठीक है, फाउंडेशन में क्वेश्चन आया और ये फ्री नंबर होते हैं, फ्री नंबर 4 नंबर है ना, क्योंकि इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है और नंबर आपके 4 बन भी जाएंगे। और 4 नंबर तूने लिए होंगे इसमें पूरे, है ना, पूरे लिए होंगे। तो दूसरा रूल था, रेलिवेंस गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड फॉर फर्दर सेल। क्या मतलब है कि जो गुड्स रेलिवेंट होंगे बिजनेस के साथ, ठीक है, जो फर्दर सेल के लिए यूज होंगे, उसी को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ। जैसे एग्जांपल मैंने बोला परचेज गुड्स फर्नीचर, तो कहने का मतलब यह है कि फर्नीचर का बिजनेस अगर, तो वही रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसमें कंप्यूटर अगर ले रहे हैं हम तो वो ऐड नहीं होगा। आई बात समझ। वैसे ही अगर कंप्यूटर का बिजनेस है तो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, और रूल नंबर 3 है कि जहां पे भी आपको कैश दिख जाएगा वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे आप। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल भी दे दूंगा, ट्रांसैक्शंस और नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, फिर कैश बुक में करेंगे। क्या करेंगे, कैश बुक में। लेजर के जो खाते होते हैं ना बेटा, वो आपके लाइफ टाइम के खाते होते हैं। कौन से खाते, लाइफ टाइम खाते होते हैं। वो आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, हर साल चलता रहेगा, अगले साल भी चलता रहेगा। ये होते हैं आपके जो प्राइमरी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया, कल को पेमेंट हो जाएगी तो उड़ जाएंगे ये खाते, आपके जीरो भी हो जाएंगे। जब पेमेंट आ जाती है तो ये खाता क्या हुआ, किसी काम का नहीं हुआ ना। समझ आ गई बात। वैसे ही अगर हमने कोई पेमेंट कर दी, अब जैसे कैश बुक होती है तो ये क्या टेम्पररी है, इस महीने के बाद अगले महीने बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो परमानेंट बुक्स कौन सी हुई आपकी, लेजर ही हुई ना। प्रिंसिपल बुक को लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो लेजर जो है आपकी साल भर चलेगी। ये बुक्स कब चलेंगी, महीना, सिर्फ 2-3 महीने, जब तक पेमेंट आ जाएगी तो उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो ये रूल्स थे इसके, कोई डाउट इसमें। अच्छा जी, अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है तो इसको करते हैं फिर हम अपने तरीके से, है ना। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब हमें पहली एंट्री से ही पता चल जाएगा कि बिजनेस का नेचर क्या है। यहां पे लिखा हुआ है 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस, और लिखा है 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, ठीक है। और उसमें ट्रेड डिस्काउंट बोला 10% क्या करना हमने, लेस करना है। तो ये एंट्री आएगी,
पहली एंट्री आएगी, आएगी बिल्कुल। इससे पता चल गया कि भाई हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो किसका है, स्टेशनरी है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स, 300 रुपए पर डजन लेंगे, ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कैश में। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर ऑफिस गुड्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट कितना, 30,000, आएगी एंट्री, ये भी नहीं आएगी, है ना। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी 5 रीम ऑफ द व्हाइट पेपर, 100 रुपए पर रीम, और इसके बाद ही इन्होंने दिया है 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर 150 पर रीम, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेनी एंट्री ये वाली, ठीक है। परचेज 1 डजन जेल पेन्स 15 ईच फ्रॉम द मैसर वर्मा ऑन क्रेडिट, तो लेंगे एंट्री, ये भी आ जाएगी, ठीक है। बट ट्रेड डिस्काउंट यहां मेंशन है, सिर्फ वहीं पे लेना, अदरवाइज बाकी जगह नहीं लेना, ठीक है। चलो जी, हम अपने तरीके से करते हैं। फॉर्मेट समझ आ गया ना आपको, क्या है, डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। इन्होंने क्या लिया हुआ देख लें जरा, हाँ यही है, सेम ही है, क्योंकि कई बार एलएफ भी ले लेते हैं ना, ये इनवॉइस नंबर एलएफ ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा फायदा यही है बेटा कि हमें मेहनत कम करनी है, जो क्वेश्चन है एज इट इज उसी को उतार लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ में रखना और बताते जाना मुझे क्या है। तो फेब फर्स्ट 2022 एंट्री है, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, कितना था भाई, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस, कितना आ गया, 500। दूसरा है इसके बाद 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट कितने का, 240 पर डजन, तो क्या करेंगे बताओ, डजन को कन्वर्ट करेंगे, है ना, किससे, 12 से, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 इंटू 240 कितना आ गया, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है इस पे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया, 380, ठीक है। अब इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, ऐसा कर लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं 3380, और इसको मैं मिटा देता हूं, 338 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया माइनस करके, 3042, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, दूसरी एंट्री तो आनी नहीं है, तीसरी भी नहीं आनी, फोर्थ आएगी ना, फेब 4 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, परचेज फ्रॉम पेपर कंपनी, ठीक है। 5 रिम्स हैं ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 100 पर रिम, कितना आ गया
500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर, 150 रुपए पर रिम। दस रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 150 पर रिम, कितना आएगा 1500। इस पे है ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10%, तो टोटल कितना आ गया ये, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये आ गया 200, इधर कितना आ जाएगा 1800। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है आपके सामने, परचेज 1 डजन पेन्स फ्रॉम मैसर बर्मन, वन डजन, तो एक डजन में कितने होते हैं 12, और 15 रुपए एक दिया हुआ है ना। फैब की क्या डेट थी बेटा ये, परचेज फ्रॉम वर्मा एंड कंपनी 1 डजन एट द रेट, 1 डजन पेन थे है ना, एट द रेट कितना आ जाएगा, इस पे डिस्काउंट है कोई, तो नहीं है तो फिर बाहर लिख दो। ठीक है, कितना आ गया टोटल, इधर लिख लो आप, टोटल 5022। ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने किया था, बस हम थोड़ा सा हैंड ऑन प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सामने चीज दिखती है, हमें लगता है कि हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम खुद पेन से नहीं लिखते तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो आप लोगों ने भी बेशक क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बेशक इजी भी है तो आपके सामने ही है। अब फर्क इतना कि थोड़ा सा हमने क्या कर दिया होगा, जो इनकी स्टेटमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन है थोड़ा रिड्यूस ऊपर नीचे कर लिए, है ना, बाकी सारा देखो इन्होंने भी वही आंसर निकाला। इलस्ट्रेशन 2 भी सेम ही है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इसमें अलग अलग, इसको थोड़ा एनालिटिकल टेबल से करा है। किससे करा है, एनालिटिकल टेबल से करा हुआ है। तो एनालिटिकल टेबल में क्या करा है इन्होंने, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, उन्होंने टोटल दिखाया कि क्या क्या चीजें इस पे क्या लग रही है। तो कुछ नहीं करना, जो चीजें लग रही है उसका एक अलग कॉलम शो कर दो। आपने डिटेल में क्या करना है, बस आपने टोटल कर लेना। आई बात समझ, जैसे देखो क्या लिखा है, अजय एंटरप्राइज पहली एंट्री थी इनमें, जैसे 1 दर्जन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 रुपए पर डजन। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट भी और फ्रेट भी है इस पे 150 रुपए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया डिटेल में 12,000 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आ गया, टोटल कितना आया 72। ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया उस पर 10%, 7200। नेट प्राइस कितना बन रहा है उस पर, ठीक है, और उस पर फ्रेट ऐड कर दिया 150, टोटल अमाउंट कितना आ गया 64950। तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप मैनेजमेंट पे डिपेंड कि आप किस तरह का फॉर्मेट यूज करना चाहते हो। फॉर्मेट इसका बेसिक ही है, डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, दैट्स इट। बट उसके बाद आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कितना इसको एलैबोरेट करना चाहते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि जितनी चीजें ऐड ऑन होंगी इसके ऊपर उतने मतलब चीजें, अगर आप इसमें आप पर्टिकुलर में बनाते जाओगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करते हैं, आगे इन्होंने फॉर्मूला बना दिया कि ताकि हर एक चीज हमें क्या रहे, क्लोज मतलब क्लोज रहे हमारे सामने। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मेट यूज किया इन्होंने। ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग। उसके बाद लेजर बनानी है, तो लेजर बनाने के लिए क्या करोगे आप, लेजर कैसे बनती है परचेज की, परचेज का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो टोटल परचेज कितनी थी हमारे सामने 464 आ सकता है क्वेश्चन, ये ठीक है आ भी सकता है। तो ये टोटल करके जो आपका ग्रॉस टोटल नीचे परचेज का आया, इसको हमने किस में कर दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 126। दूसरा खाता कौन सा बन रहा है इसमें, फ्रेट का, तो 450 रुपए फ्रेट दिया हमने, 450 का फ्रेट दिया। क्लियर है बेटा। उसके बाद तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, अजय एंटरप्राइज, जो कि कौन है हमारा क्रेडिटर, तो उसका भी ओपनिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया, और फ्रेट भी लगा हुआ था इसके ऊपर 150 आ गया। ठीक है,
बालाजी ट्रेडर से भी सामान खरीदा हमने, उसका भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया और फ्रेट ऐड हो गया। और त्रिपति, तीन थे क्रेडिटर हमारे, तो तीनों क्रेडिटर्स का अब समझ आया आपको। ग्रेड 11 में शायद आपको ना सिखाया हो स्कूल में कि कैसे मतलब परचेज बुक से लेजर बनाई जाती है, बट अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। करवाते हैं, मैं तो करवाता हूँ, जहां मैं जिन जिन जगहों पे मैंने पढ़ाया है मैं तो डेफिनेटली करवाता हूँ कि हम कैसे सब्सिडरी बुक से अपनी परचेज लेजर बना सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये बुक कीपिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो बुक कीपिंग से हमने लेजर बनानी है, क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो सेल बुक भी सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जो परचेज की एंट्री है वही रूल किस पे लगेगा? सेल पे लगेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, और रेलिवेंट गुड्स होने चाहिए बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये देख लो, सेम क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे टी शर्ट का बिजनेस है, तो इसमें अगर आप कंप्यूटर खरीद लोगे तो वो नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सी एंट्री आती है कौन सी नहीं, इसकी भी देख लेते हैं। मैसर गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट क्या सामान खरीद रहा है? शर्ट्स का बिजनेस है, ठीक है। दूसरी एंट्री इसमें सोल्ड फर्नीचर, एंट्री आएगी? ये एंट्री नहीं आएगी फर्नीचर वाली, ठीक है। सोल्ड 50 शर्ट्स टू जैन एंड सन्स 800 पर शर्ट आएगी, ठीक है। सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर 750 फॉर ईच फॉर कैश, नहीं आएगी, ठीक है। और सोल्ड टू क्रेडिट ऑन ये भी आएगी एंट्री। तो ये 3-4 एंट्रीज हैं, इसका आपने सेल्स बुक बनानी है और आज टॉपिक ये वाला खत्म करना है किसी भी एंगल से। बस रिटर्न इनवर्ड का भी इन्होंने बनाया हुआ है सेम ही, ये देख लो आप सेल्स रिटर्न में ऊपर वाले क्वेश्चंस में ही मतलब उन्होंने कुछ एग्जांपल ले ली कि भाई एक जैसे ये था, द नेम्स अपीयरिंग इन द सेल्स बुक आर दोस पार्टी व्हिच हैव रिसीव्ड द गुड्स, द सेल ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टी हैव बीन डेबिटेड विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट, द टोटल ऑफ द सेल बुक्स और क्रेडिट्स, इतना बता दिया टोटल, ये टोटल था सेल्स का, ठीक है। उसको इन्होंने बोला कि भाई द टोटल, हाँ ठीक है, कंसर्न द अमाउंट इज क्रेडिटेड सेल अकाउंट इलस्ट्रेशन 3 1,92,100 is credited to sale account, 39,600 is debited to Messer Gupta and Verma, 40,000 ये और 1,12,000 ये माथुर। The amount put on the credit side is equal to the amount put on the debit side. The double entry principle is followed correctly. तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, जो हमने सामान बेचा था वो हमें वापिस आ गया, तो it would be convenient to record the returns in the separate book which is named as the sales return book. Other returns inward book भी कहते हैं इसको, है ना। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। The rules of the book is similar to the sales book. Entries are also the made in the same manner following the assumed figures. जैसे सुनील बैंक एंड कंपनी से हमें सामान वापिस आया, तो 6 कॉपी डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय टीएस गिरवाल एट द रेट 742.42 मतलब 42 रुपए, और ट्रेड डिस्काउंट कितना किया उस पे लेस 4.20, तो टोटल कितना आ गया 37.80। तो वैसे ही इन्होंने बताया हुआ है। कैलाश एंड कंपनी से एक बिजनेस मेथड बाय आर के गुप्ता की किताब वापिस आई, उस पे हमने कितना अमाउंट किया इनको, ठीक है। समझ आ गई बात। देखो बेटा, जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम उनको देते हैं क्रेडिट नोट, क्या देते हैं, और जब परचेज रिटर्न होती है तो क्या देते हैं, डेबिट नोट। आई बात समझ। फॉरेन में एक ही होता है क्रेडिट नोट, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। आईएफआरएस में क्रेडिट नोट ही यूज किया जाता है। मतलब सेल्स रिटर्न की पावर है बिजनेसमैन के पास, परचेज रिटर्न की पावर नहीं होती। आई बात समझ। तो इसलिए उस केस में भी क्रेडिट नोट ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बनाना आ गया, आपको लेजर भी आ गया कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल क्या होती है, अब जर्नल प्रॉपर की बात कर रहे हैं हम। तो जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आता है, उसमें हम जो कैश ट्रांसैक्शन है वो किसमें रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स, ये भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल जो है गुड्स की वो किसमें रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स में। रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर वो भी रिटर्न बनाते हैं, और रिटर्न फ्रॉम सप्लायर वो किसमें बनाते हैं, परचेज रिटर्न में। बिल्स रिसीव वाली बुक अलग बनती है, बिल्स पेबल वाली अलग बनती है। लेकिन हाँ, अब जो एंट्रीज हम इनमें नहीं डालते वो कौन कौन सी होती हैं। पहली एंट्री होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। क्या होती है, जब कोई बिग बिजनेस स्टार्ट होता है या नया साल आता है, तो जो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक जो भी रहता है आपका, डेटर सप्लायर, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। फर्नीचर की कितनी वैल्यू बची हुई है आपके पास, कैश कितना पड़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग एंट्री होता है। क्लियर। क्लोजिंग एंट्रीज कौन सा होता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डलती है एंट्रीज, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग एंट्रीज।
जैसे उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट एंड लॉस किसको फॉलो करता है? नॉमिनल को। एक्सपेंस ऑल डेबिट, इनकम और क्रेडिट, ठीक है। दिस इज डन थ्रू द जर्नल एंट्रीज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। ये किसके थ्रू डन किया जाता है? जर्नल एंट्री। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर बची 20,000 रुपए। क्या बची? ठीक है। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है 10% के हिसाब से। साल की कितनी लगी? 10% के हिसाब से एसएलएम मेथड यूज हो रहा है। कितनी डेप्रिसिएशन लगी? फर्नीचर एक खरीदा, एग्जांपल ले लो, फर्नीचर खरीदा 20,000, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी 2,000, और पिछले 4 साल से लग रही है, तो 4 साल बाद कितनी वैल्यू बचेगी उसकी? 12,000। तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री डालेंगे हम? 2,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर उसका प्रोविजन अकाउंट बन रहा होगा तो फिर एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर हमें बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाना तो क्या एंट्री आएगी? हाँ, accumulated depreciation account DR to फर्नीचर अकाउंट या एसेट अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं जो क्लोजिंग एंट्रीज हमें आनी चाहिए ईयर एंड क्लोज करने के लिए। क्या करने के लिए? देखते हैं जरा। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ये भी आनी चाहिए आपको, ये सीखेंगे हम इसके एक टॉपिक के बाद जब हमारी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट है ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं उनको। एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? पीआरए, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें सारा आता है, डेप्रिसिएशन, ये सारी आएंगी, ठीक है। एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑन बिल्स, ये भी पढ़ेंगे हम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे। मिसलेनियस एंट्रीज होगी, जैसे हमने देखो अब फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, बट हम कंप्यूटर भी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो वो एंट्री कहां डालेंगे? मिसलेनियस में डालेंगे फिर, है ना। क्योंकि सारी एंट्री जो है वो जर्नल में नहीं डाली जा सकती, तो हमें क्या कर, हमें पता होना चाहिए, डलनी सारी जर्नल में ही है, बट हमें पता होना चाहिए कि एंट्री है कौन सी है, कि ये क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या है। आई बात समझ? है तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा जर्नल का, बट हम जब एंट्री डाल रहे होंगे तो हमें हेडिंग पता होनी चाहिए कि एंट्री कौन सी है। ये डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री तो नहीं कहीं पे। जैसे कोई अलाउंस कस्टमर से हमने क्या करा, चार्ज, इनवॉइस, रिसिप्ट ऑन इशू, हाँ, सेपरेट बिल बुक से नहीं, जैसे कोई बैड डेट्स रिकवरेबल है ना, प्रॉपर्टी बाय फायर, ये एंट्रीज किस में आती है हमारी? मिसलेनियस में आती है। और जो प्रॉफिट है वो किस में ट्रांसफर करना अगर हमने? कैपिटल में, तो कौन सी एंट्री आएंगी? ये वाली, ठीक है। अब इन्होंने जैसे इसमें क्या करा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी सारी डीलर। तो इसमें डेबिट नोट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मैंने पहले बोला कि परचेज रिटर्न पे क्या रहता है? डेबिट नोट रहता है, और सेल्स रिटर्न पे क्या रहता है? क्रेडिट नोट। तो खत्म कर दिया जी डेबिट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी को दूसरे क्वेश्चन में बोल दिया कि इसकी क्या बनाओ? लेजर बनाओ। तो भाई सेल्स बुक बनानी है हमने, और बोला इन्होंने किसका बिजनेस है? एंट्री पर इधर लिखा हुआ है प्रनाथ इंजीनियर लिमिटेड, तो सोल्ड टू मेस अजंता इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली 5 पीसीस ऑफ ओवन 6,000, डिस्काउंट एंट्री आएगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा 10 पीसीस ऑफ टैबलेट आएगी एंट्री, यूजर्स आएगी एंट्री, ये तीनों एंट्री आएंगी और ये हमारा सेल्स बुक बन जाएगा। क्लियर? बस, तो ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप कर दिया मैंने आज ही, ठीक है। और कल हम करेंगे कैश बुक, ठीक है। क्योंकि सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको क्लियर बताया, इसका टेबल में देख लो आप, कि प्रिंसिपल बुक्स में ही हमारा क्या कंसीडर किया जाता है? लेजर और कैश बुक। तो कैश बुक हमने जो सीखना है ये बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है, ठीक है। और सब्सिडरी बुक्स किसके अंडर आता है? कैश बुक के अंडर ही लिया जाता है, ठीक है। काफी इतना आज के लिए, चलो ठीक है।